प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी के दौर में भी शिक्षकगण आप सभी तक अपने अपने स्तर पर पाठ्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं शशि जैन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुसनेर से आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहा हूं, जिसका उपयोग कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी कर सकते हैं। अगर आपको व्याकरण के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो मैं बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से बहुत ही सरल तरीके से आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले हमें संस्कृत वर्णमाला की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम सर्वप्रथम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, वर्ण और माला, यानी वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और माला किसी भी वस्तुओं को उचित क्रम में जमाना, व्यवस्थित रूप से रखना, उसको माला कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे फूलों की माला, फूलों को उचित क्रम में जमाना, व्यवस्थित रूप से जमाना, उसको हमने माला कहा। उसी प्रकार अगर वर्णों को उचित क्रम में जमाएं, व्यवस्थित रूप से जमाएं, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, आपके मन में एक जिज्ञासा हुई होगी कि ये वर्णमाला बनाई किसने, ये आई कहाँ से। तो इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ। महर्षि पाणिनि जब तपस्या कर रहे थे तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माहेश्वर ने अर्थात भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। इस प्रकार बजाने से 14 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई। महर्षि पाणिनि ने इन ध्वनियों से 14 सूत्र प्राप्त किए और उन 14 सूत्रों के माध्यम से ही वर्णमाला की व्युत्पत्ति हुई। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णा। यहाँ पे वर्णा क्यों लिखा? ये बहुवचन में इसका प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे वर्णा लिखा। जब हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा। संस्कृत वर्णा को हमने दो भागों में बांटा। मतलब एक प्रकार तो हो गया इसका स्वर और दूसरा प्रकार हो गया व्यंजन। स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है स्वरा, बहुवचन में प्रयोग। यहाँ व्यंजनानी, इसका भी बहुवचन में प्रयोग। स्वर, अब ये जो स्वर शब्द आया, तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर, स्वर दो प्रकार के, एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं अर्थात छोटे स्वर, और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं अर्थात बड़े स्वर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अ, ई, उ, री, ल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये ह्रस्व स्वर 5। अब इन पांचों में भी आपने अ, ई, उ, री का तो प्रयोग देखा है, परंतु हमने ल का प्रयोग बहुत ही कम देखा है। ल का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया जाता था। तो यह ह्रस्व स्वर अर्थात लघु स्वर के अंतर्गत 5 स्वर आए। दीर्घ स्वर जिनको हम गुरु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ अर्थात इसके अंतर्गत 8 स्वर आए। अब इन 8 स्वरों में हमें ये बात देखना है कि यहाँ पे अ का दीर्घ आ बन गया, ई का दीर्घ बड़ी ई बन गया, उ का दीर्घ बड़ा उ बन गया और री का दीर्घ बड़ा री बन गया, लेकिन र का कोई दीर्घ नहीं बना। तो छात्रों, र एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं बनता है। यह केवल एक ही रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 स्वर तो ये हो गए और 4 स्वर ये है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर 8 प्रकार के हो गए। तो टोटल स्वर कितने हो गए? 8 और 5 13। तो ये टोटल स्वर हो गया हमारे पास 13। व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। तो 13 और 33 46। तो हमारे पास संस्कृत में टोटल वर्ण हो गए जिनका वर्णमाला में प्रयोग किया जाता है 46 वर्ण। 13 तो स्वर और 33 व्यंजन। आज हम केवल स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। स्वर के बारे में हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर 5 प्रकार के और दीर्घ स्वर 8 प्रकार के। ये जो 4 वर्ण आपको प्रारंभ में ह्रस्व स्वर दिख रहे हैं, इनके दीर्घ यहाँ पे हो गए। अब ये ए आई ओ औ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। छात्रों, इस वर्णमाला को देखकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। वो किसमें कि जब हमने ये चारों छोटे स्वर और इनके चारों बड़े स्वर यहाँ पे देखे, तो ये ए और ओ, इनको भी हमें ह्रस्व स्वर में लिखना था। इनका प्रयोग हमने दीर्घ स्वर में क्यों किया? जबकि यहाँ पे ए का बड़ा तो आई और ओ का बड़ा ओ स्वर है, ये दोनों तो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। लेकिन ए और ओ का प्रयोग हमने ह्रस्व स्वर में क्यों नहीं किया? तो इसका एक कारण है। ए आई ओ औ ये चारों मिश्रित दीर्घ स्वर हैं। ए का प्रयोग अ प्लस ई के योग से ए बनता है और अ प्लस उ के योग से ओ बनता है। तो ये मिश्रित स्वर होने के कारण इन्हें भी हमने दीर्घ कहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे 8 दीर्घ स्वर हुए और 5 ह्रस्व स्वर हुए। तो ये टोटल 13 स्वर होते हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ए और ओ भी दीर्घ स्वर में ही आते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। आपको क्या करना है कि ये जो संस्कृत वर्णमाला का चार्ट मैंने बनाया है, आपको ऐसा ही चार्ट अपनी कॉपी में उतारना है, जिससे आपके पास भी नोट्स तैयार हो सके।